स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। प्रधानमंत्री को 80 गाली और कार्रवाई एक भी नहीं। ब्लॉक लेवल के लीडर से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष के लेवल तक नरेंद्र मोदी को हर लेवल पर गाली दी गई। आज हम आपको बताएंगे कि इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, किसने की, गालियों का यह नया शब्दकोश कहां बनाया जाता है, कहां सिखाया जाता है, गाली वाले शब्दकोश की कोचिंग कौन देता है। कुछ गालियां कांग्रेस की टाइमलाइन पर लिखी जाती हैं, कुछ गालियां कांग्रेस के नेता माइक और कैमरा लगाकर देते हैं। कैमरे के पीछे क्या क्या कहा जाता है उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। प्रधानमंत्री के लिए नफरत फैलाना, नरेंद्र मोदी की इमेज खराब करना, दरअसल यह नया टूल किट है। इसका एक सीन आज जंतर मंतर पर दिखा, जहां कांग्रेस के 40 नेता मंच पर बैठे थे और प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द बोले जा रहे थे, उनकी मौत की बात की जा रही थी। क्या प्रधानमंत्री का तिरस्कार ही सबसे पुरानी पार्टी का संस्कार बन गया है? क्या इन गालियों पर सोचते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? प्रधानमंत्री का नया संकल्प क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। शतरंज हमें बताता है कि शॉर्ट टर्म सक्सेस के बजाय दूर की सोच रखने वालों को ही असली कामयाबी मिलती है। सियासत की शतरंज का सबसे बड़ा खिलाड़ी वो होता है जो दूर की सोचता है, जो दूर तक देखता है, जो शॉर्ट टर्म गेन के लालच में नहीं फंसता। शतरंज का सबसे बड़ा खिलाड़ी वो होता है जो लॉन्ग टर्म गोल पर नजर रखकर चलता है। शतरंज के खेल की एक और बड़ी खासियत होती है दूरदृष्टि। शतरंज हमें बताता है कि शॉर्ट टर्म सक्सेस के बजाय दूर की सोच रखने वालों को ही असली कामयाबी मिलती है। प्रधानमंत्री मोदी शतरंज समझते भी हैं, खेलते भी हैं और उसकी सीख पर अमल भी करते हैं। मैं शतरंज का बहुत जानकार तो नहीं हूं, लेकिन इतनी समझ है कि शतरंज के पीछे छिपी भावना और इसके नियमों के मायने बहुत गहरे होते हैं। जैसे शतरंज के हर मोहरे की अपनी यूनिक ताकत होती है, उसकी यूनिक क्षमता होती है। अगर आपने एक मोहरे को लेकर सही चाल चल दी, उसकी ताकत का सही इस्तेमाल कर लिया, तो वो सबसे शक्तिशाली बन जाता है। यहां तक कि एक प्यादा यानी जिसे सबसे कमजोर माना जाता है, वो भी सबसे ताकतवर मोहरा बन सकता है। प्यादे को वजीर बना देना और विरोधी के वजीर को भी प्यादे से मात दे देना, ये मोदी करते हैं। लेकिन मोदी के विरोधी क्या करते हैं? दिल्ली पुलिस को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम देश की जनता के लिए लड़ रहे हैं और युवाओं के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ लोगों ने किया है। विरोधियों ने मोदी के खिलाफ नया जंतर मंतर लॉन्च किया है। मंच फुल, पब्लिक गुल, लेकिन नेताओं की जबान ऐसी मौत मरेगा ये याद रख लो मोदी, जैसे जहर में डुबोई तीखी कटार। मोदी जो मदारी के रूप में इस देश में आके और पूरी तरह से तानाशाही स्वरूप में आ गया है। मुझे तो लगता है कि हिटलर का सारा इतिहास इसने पार कर लिया। हुडा साहब बड़े गांव की भाषा में समझा रहे थे, हिटलर ने भी ऐसा ही एक संस्था बनाया था, उसका नाम था खाकी। सेना के बीच में उसने बनाया था। मोदी हिटलर की राह चलेगा तो हिटलर की मौत मरेगा, ये याद रख लो मोदी। प्रधानमंत्री के लिए बदजुबानी पहली बार नहीं हुई। एक सप्ताह के अंदर दो बार नरेंद्र मोदी की मौत की भविष्यवाणी की गई। नरेंद्र मोदी की मौत होगी, ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। सुबोध कांत सहाय से पहले नागपुर में कांग्रेस नेता शेख हुसैन ने यह गुस्ताख गलती की।
जो काम करना है वो छोड़कर ये फालतू के काम करना बंद करो, नहीं तो नरेंद्र मोदी तेरा वही हाल होगा। फिर अब क्या बोलेंगे कि जैसे कुत्ते की मौत होती है ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। कांग्रेस नेताओं से गलती से ऐसी गलती नहीं हो रही। ऐसा नहीं है कि उनकी जबान फिसल रही है। प्रधानमंत्री के लिए गाली बकने के बाद न तो शेख हुसैन ने अपनी गलती मानी थी, न सुबोधकांत सहाय ने माफी मांगी है। आपने कहा मोदी हिटलर की तरह काम कर रहे हैं और मोदी हिटलर की ही मौत मरेगी। ये कौन कहा आपको? हमारा बयान था कि हिटलर ने भी खाकी करके एक संगठन ऐसा ही बनाया था। उन्होंने बनाया था जी। और कहा कि जो हिटलर की तरह काम करेगा। तो ये आप लोग कभी छात्र जीवन में नहीं रहे हैं क्या? ये तो नारा है, मोदी जी से पूछ लिया, उन्होंने भी नारा लगाया होगा ये। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की तुलना हिटलर से करना और इस तुलना कर रहे हैं, आप तुलना कर रहे हैं। हम तो जैसे बहुत सारे नारे थे, वो भी नारा हमने एक दिया। ये कहावत है, ये नारा है, ये हम लोग पूरे जीवन लगाते रहे हैं। अपने बयान पे कायम है अभी भी आप? फिर बयान कहाँ है यार? बयान तो हम भाषण दिए कायम है। शेख हुसैन कांग्रेस के छोटे नेता हैं। उनका मंच भी लोकल था, लेकिन सुबोधकांत सहाय तो सेंटर में मिनिस्टर तक रह चुके हैं और उनका मंच भी दिल्ली का जंतर मंतर था, जहां कांग्रेस के बड़े बड़े नेता मंच पर मौजूद थे। पिछले 20 साल से कांग्रेस ने पूरा जोर लगा लिया, लेकिन चुनाव में मोदी को हरा नहीं पाए। चुनाव में मोदी से हारे, इसलिए कांग्रेस गाली के सहारे जनता के लिए लड़ रहे हैं। आपकी सरकार चलाने वाले झूठे बेईमानी दर्द और मौत के सौदागर। 2007 में सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा था। तब से कांग्रेस मोदी को 80 बार गालियां दे चुकी है। 4 फरवरी 2022 को कांग्रेस नेता अजय राय ने कहा था, मोदी को जमीन में गाड़ देंगे। 4 फरवरी को ही महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान आया, मैं मोदी को मार सकता हूं। दिसंबर 2021 में एमपी के पूर्व मंत्री उमंग सिंघार ने मोदी को राक्षस कहा। दिसंबर 2020 में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी को सबसे क्रूर प्रधानमंत्री कहा। 17 सितंबर 2020 को सुरजेवाला ने मोदी के लिए कमेंट किया, अब की बार बंदर के हाथ में उस्तरा सरकार। जुलाई 2020 में कांग्रेस के एक और प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने मोदी और अमित शाह की तुलना रंगा बिल्ला से की। फरवरी 2020 में कांग्रेस के सीनियर लीडर पीएल पूनिया ने मोदी को नाथूराम गोडसे जैसा बताया। 7 जनवरी 2020 को तरुण गोगोई ने नरेंद्र मोदी को हिंदू जिन्ना कहा। 80 लोग गालियां बक चुके हैं मोदी जी को। एक पे कार्रवाई हुई हो तो बताइए रागिनी नायक जी। पर देश कुशल बहु तेरे पता है। जयशंकर सिंह पे कार्रवाई हुई थी, बोलिए। शेख हुसैन ने तो कुत्ता शब्द प्रयोग किया और मृत्यु की बात कही। क्या कार्रवाई की? एक कारण बताओ, नोटिस तक दिया उसको। सुबोधकांत सहाय देश के गृह मंत्री रह चुके हैं और अपने बयान पे कायम है और ये कह रहे हैं कि हम अलग करते हैं, जैसे अलग न करने का भी कोई विकल्प। कांग्रेस के नेता आदतन नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं। कांग्रेस के संस्कार में है कि प्रधानमंत्री का तिरस्कार करो। कोई ऐसा देश नहीं होगा, कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी जो प्रधानमंत्री के लिए ऐसे ऐसे सड़क छाप शब्दों का प्रयोग करे। दिसंबर 2019 में दिग्विजय सिंह ने मोदी को जनरल डायर कहा। नवंबर 2019 में सुबोधकांत सहाय ने मोदी को मदारी बोला। अक्टूबर 2019 में खुद राहुल गांधी ने मोदी को भोंपू और जेब कतरा कहा। जून 2019 में अधीर रंजन चौधरी ने मोदी की तुलना गंदी नाली से की। मई 2019 में नवजोत सिंह सिद्धू ने नरेंद्र मोदी को काला अंग्रेज बताया। मई 2019 में ही प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोदी को कायर और दुर्योधन बताया। मई 2019 में हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने मोदी की तुलना रावण से की। माहौल चुनाव का था तो संजय निरुपम को मोदी में औरंगजेब का आधुनिक अवतार दिखा। नरेंद्र मोदी को गाली देने की शुरुआत सोनिया गांधी ने की थी, इसलिए कांग्रेस ने अपने नेताओं को कभी नहीं रोका। पार्टी ने अपने नेताओं के बयान का न तो कभी खंडन किया, न उस पर खेद जताया। अप्रैल 2019 में अर्जुन मोढवाडिया ने मोदी को गधा कहा।
मार्च 2019 में कर्नाटक के कांग्रेसी विधायक बी नारायण राव ने मोदी को नामर्द कहा। मार्च 2019 में पवन खेड़ा ने कहा मोदी मतलब मसूद अजहर, ओसामा, दाऊद और आईएसआई। मार्च 2019 में राहुल के सामने तेलंगाना कांग्रेस की अध्यक्ष विजय शांति ने मोदी को आतंकी कहा। जनवरी 2019 में सुशील कुमार शिंदे ने मोदी को हिटलर कहा। नवंबर 2019 में जिग्नेश मेवाणी ने मोदी को नालायक बेटा बताया। जिग्नेश मेवाणी उससे पहले मोदी को नमक हराम भी बता चुके थे। सितंबर 2018 में राहुल गांधी ने चौकीदार चोर का नारा दिया था। उससे पहले 7 दिसंबर 2017 को मणिशंकर अय्यर ने मोदी को नीच आदमी कहा था। मोदी के लिए कांग्रेस नेताओं की एक एक गाली सोनिया, राहुल और प्रियंका की पार्टी के वोट कैसे घटा रही है ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन कांग्रेस की आदत पुरानी है जो जाती ही नहीं। कांग्रेस के एक नेता ने इतना घृणास्पद बयान दिया उनकी मृत्यु की कामना को लेकर, और कांग्रेस पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की। और सुबोध कांत सहाय जी का यह बयान कहीं ना कहीं उनकी उसी मानसिकता का प्रतीक है। परंतु वो कितने भी निचले स्तर पे जाते रहें, वो कितना भी इस प्रकार का प्रयोग करते रहें, मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं कि एक बार जब मोदी जी विदेश के दौरे पर थे, उनसे पूछा गया था कि आप अहर्निश देश की सेवा करते हैं, छुट्टी नहीं लेते, इतनी ऊर्जा कहां से पाते हैं? तो उन्होंने कहा था मैं रोज 1-2 किलो गाली खाता हूं। तो आपको जो करना है करते रहिए, परंतु प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के प्रति कार्य करने का संकल्प और जो दृढ़ता है और उनके नेतृत्व में भाजपा का जो समर्पण है, इसमें कोई कमी नहीं आने वाली है। कांग्रेस के ऑफिशियल मंच से सुबोध कांत सहाय ने वही बात कही जो ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की विधानसभा में कही। ममता का कहना है कि बीजेपी अग्निपथ स्कीम के जरिए अपना कैडर बनाने की कोशिश कर रही है। सेना में भर्ती की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ विपक्ष की ये एकदम नई पोजीशनिंग है। अब तक 4 साल की नौकरी, रैंक, भत्ते और पेंशन की आड़ में नौजवानों को भड़काया जा रहा था। अब ये कहा जा रहा है कि अग्निवीर 4 साल बाद मोदी की पार्टी में शामिल हो जाएंगे। इसी के लिए हिटलर वाला एग्जाम्पल लाया गया। यह हाल तब है जब प्रियंका गांधी वाड्रा कहती हैं कि कांग्रेस अहिंसा और शांतिपूर्ण तरीके से लड़ेगी। ऐसी स्कीम है जो इस सेना को खत्म कर देगा। आप इस सरकार को पहचानिए, इस सरकार की नीयत को पहचानिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों। लोकतांत्रिक तरह से शांतिपूर्वक अहिंसा सत्य के मार्ग पर चल के इस सरकार को खत्म कीजिए, इस सरकार को गिराइए, ये आपका मकसद होना चाहिए। प्रियंका ने समझाया अहिंसा, कांग्रेसियों ने की हिंसा। दिल्ली के शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता आए तो रेलवे पटरियां उखाड़कर हजारों रेल यात्रियों की जिंदगी को ही खतरे में डालने लगे। देश में इन दिनों सारी बयानबाजियां अग्निपथ स्कीम को लेकर चल रही हैं। कांग्रेस ने भारत बंद भी अग्निपथ स्कीम के खिलाफ ही बुलाया, लेकिन इसमें एक घोटाला कर दिया। एक ही जंतर मंतर पर कांग्रेस ने 2 प्रोटेस्ट को मर्ज कर दिया। एक बोर्ड लगाया राहुल गांधी की तस्वीर के साथ, उस पर लिखा सत्यमेव जयते। दूसरा बोर्ड लगाया अग्निपथ स्कीम के खिलाफ, उस पर लिखा सत्याग्रह। यानी प्रोटेस्ट 1, टारगेट 2, कांग्रेस का धरना 1, मकसद 2। राहुल गांधी पर करप्शन का चार्ज लगा है। आज चौथे दिन ईडी ने राहुल से पूछताछ की। राहुल गांधी के सपोर्ट में कांग्रेस सत्यमेव जयते लिखती है और अग्निपथ स्कीम के खिलाफ सत्याग्रह का ऐलान करती है। कांग्रेस ने यहां भी अग्निपथ के नाम का इस्तेमाल किया और बैकडोर से राहुल गांधी के लिए सपोर्ट जुटाने की जुगत बढ़ाई। मोदी विरोधियों ने भारत बंद कराने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन मोदी विरोधी फोर्स की पूरी पावर फुस हो गई। न दिल्ली बंद हुआ, न पटना बंद हुआ, न भोपाल बंद हुआ, न जयपुर बंद हुआ। अग्निवीर पर देश का मूड क्या है, इसे पढ़ने में विपक्ष फेल हो गया। देश का यूथ किधर है, यह आपके सामने है। मोदी जहां भी जाते हैं उनको देखने सुनने के लिए हजारों लाखों की भीड़ लग जाती है।
दूसरी तरफ विरोधियों की सारी फोर्स मिलकर भी जंतर मंतर को नहीं भर पाती। अग्निपथ स्कीम पर नरेंद्र मोदी डायरेक्ट कोई बात नहीं कर रहे। जो बात कर रही है सेना कर रही है। अग्निपथ स्कीम सेना की जरूरत है, इसलिए सेना अडिग है। स्कीम वापस नहीं होगी, फैसला आर्मी ले रही है। मोदी समझाने वाले रोल में। कई फैसले, कई रिफॉर्म तात्कालिक रूप से अप्रिय लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ उन रिफॉर्म्स का लाभ आज देश अनुभव करता है। रिफॉर्म का रास्ता ही हमें नए लक्ष्यों, नए संकल्पों की तरफ ले जाता है। 2 दिनों में 3 बार प्रधानमंत्री इशारों इशारों में समझा चुके नए रिफॉर्म सेना के लिए जरूरी है। कल ही प्रधानमंत्री ने दिल्ली में समझाया कि अच्छी चीजें राजनीति के फेर में नहीं फंसनी चाहिए। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि बहुत सी अच्छी चीजें, अच्छे उद्देश्य से की गई चीजें, वह ऐसी राजनीति के रंग में फंस जाती हैं। प्रधानमंत्री का विजन क्लियर है। परिवर्तन समय की जरूरत है। फैसला वही होगा जो देश के लिए सही होगा। राजनीति चलती रहेगी, मोदी वही करेंगे जिसकी डिमांड आर्मी ने की है। पिछले 48 घंटे से देश भर में शांति है। अग्निवीर पर आगजनी, पत्थरबाजी करने वाले अपने अपने घर जा चुके हैं। अब राजनीति करने वाले सड़कों पर हैं। अग्निपथ योजना को जिसने पढ़ा है, जिसने समझा है, वो इसका विरोध नहीं कर सकता है। जो विरोध कर रहे हैं उनको अग्निवीर, अग्निवीरों से कोई मतलब नहीं। कोचिंग सेंटर वालों को अपनी दुकान, अपना धंधा नजर आ रहा है और एंटी मोदी गैंग को राजपथ नजर आ रहा है। चार साल बाद अग्निवीर क्या करेंगे? इसी सवाल पर आग लगाई गई, तोड़फोड़ की गई। प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट किया, नेशनल इंटरनेशनल एजेंडा बनाया गया। मोदी सरकार युवाओं के खिलाफ है, ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई, लेकिन किसी ने इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश नहीं की। 4 साल बाद अग्निवीर क्या क्या कर सकते हैं? इसका जवाब है फैक्ट्स और गारंटी के साथ। सबसे पहले, अग्निवीर जैसी योजना दुनिया में कहां कहां मौजूद है और इसका रिजल्ट कैसा रहा, वो जानिए। दुनिया के 14 देशों में अग्निवीर जैसी योजना है। इजराइल, दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, इरिट्रिया, स्विट्जरलैंड, ब्राजील, सीरिया, जॉर्जिया, स्वीडन, तुर्की, ग्रीस, ईरान और क्यूबा। इन देशों में युवाओं को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। कहीं पर 9 महीने का कोर्स अनिवार्य है, कहीं पर 4 साल तक की ट्रेनिंग होती है। जब मिलिट्री ट्रेनिंग की बात की जाती है तो आपके जहन में क्या आता है? दुश्मन पर गोलियां चलाते हुए सैनिक। लेकिन यह बात 100% फैक्ट नहीं है। मिलिट्री ट्रेनिंग का मतलब होता है अनुशासन, राष्ट्र प्रेम, टीम वर्क, आर्म्स एक्सपर्ट। यानी 4 साल में एक आम युवा, एक अग्निवीर, एक जिम्मेदार नागरिक और काबिल सैनिक बनेगा, जिसका फायदा सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होगा बल्कि देश के अंदर, समाज में होगा। अगर 40,000 अग्निवीरों की भर्ती होती है तो 10,000 अग्निवीर सेना में परमानेंट हो जाएंगे। 30,000 सीधे तौर पर समाज की नई संरचना करेंगे। जब ये अग्निवीर सोसाइटी से डायरेक्ट जुड़ेंगे तो अपने साथ अनुशासन, राष्ट्र प्रेम की भावना और टीम वर्क लेकर आएंगे। हाँ, अगर अभी भी किसी के जहन में ये सवाल है, क्या सरकार अग्निपथ योजना वापस ले सकती है? क्या प्रधानमंत्री मोदी और सेना पर दबाव बनाया जा सकता है? तो पहले ये 2 स्टेटमेंट सुन लीजिए। Coming to rollback of the scheme, no. And why should it be rolled back? ये नया भारत है, समस्याओं का समाधान भी करता है, नए संकल्प भी लेता है। सेना का मैसेज एकदम क्लियर है।
प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प अटूट है, अग्निपथ ही शौर्यपथ है, अग्निवीर ही शौर्यवीर बनेंगे। बहुत लोगों ने यह आरोप लगाया मोदी सरकार सेना को कमजोर बना रही है, तो उनको एक बार अपने फैक्ट्स को रीचेक करने की जरूरत है। 2014 से रक्षा बजट 6 गुना बढ़ चुका है। मोदी सरकार में राफेल फाइटर खरीदे गए, रूस से S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम लिया, अमेरिका से अपाचे, चिनूक, MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर खरीदे, इजराइल से स्पाइक मिसाइल ली गई, देश में वज्र तोप बनी, 4 मेड इन इंडिया स्कॉर्पियन सबमरीन शामिल हुई। साल 2014 में डिफेंस का एक्सपोर्ट 1941 करोड़ रुपए का था, जो अब 11,607 करोड़ पर जा पहुंचा। प्रधानमंत्री मोदी की एक ओपन पॉलिसी है जिसको हर एक मंत्री अधिकारियों को फॉलो करना होता है। प्रधानमंत्री का कहना है दुनिया तभी इंडिया को सीरियसली लेगी जब भारत अंदर से मजबूत होगा। अंदर से मजबूत तब होगा जब सबसे पहले देश की बात होगी, और देश की बात करेंगे अग्निवीर। अब वो सवाल जिसको एंटी मोदी गैंग ने, राजनीतिक पार्टियों ने, कोचिंग सेंटर्स वालों ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया, 4 साल बाद अग्निवीर क्या करेंगे। ये संजीव मेहता हैं, FICCI के अध्यक्ष हैं। ये संजीव बिखचंदानी है, Naukri.com के फाउंडर, दोनों बिजनेस वर्ल्ड के टाइकून हैं। अग्निवीर 4 साल बाद क्या कर सकते हैं, कहां नौकरी कर सकते हैं, इनका जवाब इनसे ही जानिए। सबसे पहले संजीव मेहता को सुनिए। I was delighted with the scheme of Agnipath. And I was very मैं अग्निपथ स्कीम से खासा प्रभावित हुआ हूँ। इसकी कई वजह हैं। यहाँ पर सिर्फ ये बात नहीं है कि कितने लोग सेना की वर्दी पहनेंगे। हमें नए जोश से भरपूर ट्रेंड युवाओं की जरूरत है जो देश की सेवा कर सके, रक्षा कर सके। ये स्कीम इसी तरफ है। जब वो बाहर निकलेंगे तो हमारे जैसे कॉर्पोरेट को काबिल युवा मिलेंगे। हिंदुस्तान के CEO और MD होने के नाते मैं उनको अपने साथ जोड़ना चाहूंगा। वो ट्रेंड अनुशासन वाले और काबिल लोग होंगे। हमें उनको नौकरी के मुताबिक थोड़ी ट्रेनिंग देनी होगी, लेकिन अग्निवीर हमारे लिए टैलेंट का खजाना होंगे। अब Naukri.com के फाउंडर संजीव बिखचंदानी जो अग्निवीरों के लिए कह रहे हैं, उनके भविष्य के बारे में जो बता रहे हैं, उसका एक एक पॉइंट को समझना और दूसरों को समझाना युवाओं के हर डाउट को दूर कर देगा। जो लोग अग्निवीर का विरोध करते हैं वो एक ही बात बार बार कहते हैं, अग्निवीर बनने के बाद युवा सिक्योरिटी गार्ड बनेगा। इस पर संजीव बिखचंदानी का जवाब सुनिए। ज्यादातर सैनिक 40 या 50 साल की उम्र में सेना छोड़ते हैं। इस उम्र में वो या तो एडमिन का काम करते हैं या सिक्योरिटी का, लेकिन अग्निवीरों की उम्र 21 से 25 साल तक की होगी, जो सेल्स, सर्विस, बैंक, ऑफिस, ऑपरेशंस किसी भी लाइन में जा सकते हैं। Naukri.com जैसी कई कंपनियां अभी से अग्निवीरों पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि हर कंपनी को ऐसे स्किल्ड एम्प्लॉय की जरूरत रहती है। एक और बात को एंटी मोदी गैंग, बुद्धिजीवी गैंग मुद्दा बनाकर इमोशनल कार्ड खेलते हैं। सैनिक देश के गांव से बनता है, गरीब परिवार से आता है। देश सेवा के साथ साथ जिसको अपने परिवार की जरूरतें पूरी करनी होती हैं। हाँ, ये सच है, गरीबी की वजह से बहुत से बच्चे आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। अग्निवीरों को 4 साल बाद करीब 12 लाख रुपए मिलेंगे। इस रकम से युवा MBA कर सकते हैं, अच्छे एजुकेशनल कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा सरकार अग्निवीरों के लिए टेक्निकल कोर्स भी शुरू करने वाली है। यानी अगर कोई अग्निवीर पढ़ाई के रास्ते और भी राह खोलना चाहता है तो कम से कम पैसे उसकी समस्या नहीं बनेंगे। किसी भी लीडर पर देश की सुरक्षा की, अर्थव्यवस्था की, विकास की, समाज की जिम्मेदारी होती है। प्रधानमंत्री मोदी पर तमाम इल्जाम लगाए जाते हैं, झूठे आरोप लगाए जाते हैं, मगर एक बात एकदम क्लियर है, मोदी देश के खिलाफ कोई भी काम कभी नहीं कर सकते। साल 2014 से पहले हिंदुस्तान की तस्वीर क्या थी, 2014 के बाद इंडिया की वर्ल्ड इमेज कैसे बदली, ये पूरी दुनिया के सामने है। यही वजह है जब प्रधानमंत्री मोदी कोई सैन्य फैसला करते हैं तो पाकिस्तान डर जाता है। तैयार करने जा रहा है जिसकी मुद्दत 5 साल की होगी और 15 से 20 लाख के लगभग ये अपनी फौज को तैयार करने वाले हैं, ट्रेन करने वाले हैं। क्या ये पाकिस्तान में जंग करने की तैयारी की जा रही है? क्या ये कश्मीर में कुछ होने वाला है? व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है विरोध TOD भर्ती 18 जून। मैसेज में लिखा है, कल 18 जून को मुख्य मार्ग सुबह 7 बजे से जाम रहेगा। सभी साथियों से अनुरोध है समय पर सहार पुल के पास पहुंचे। इस मैसेज में वीडियो बनाने और इंटरनेट शुरू होते ही शेयर करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। इसमें आर्मी बॉयज को प्लानिंग समझाई जा रही है।
और जब सेना ने रोल बैक से इनकार कर दिया, ये उसका रिएक्शन है। अग्निवीर के नाम पर किसने आग लगाई, कैसे आग लगाई, यह पूरे देश के सामने है। जिन कोचिंग में युवा सैनिक बनने का सपना लेकर गए, वहां के सरजी ने उनको उपद्रवी बना डाला। ये व्हाट्सएप ग्रुप बिहार के कोचिंग संचालक मुन्ना राज यादव ने बनाया था। हम इस वक्त मौजूद हैं विक्रमगंज के उस इलाके में जहां पर ट्रेनिंग दी जाती थी। जो मुन्ना यादव है वो अपनी मुन्ना बोल्ट ट्रेनिंग के जरिए यहीं पर ट्रेनिंग देता था। ट्रेनिंग के हम ये तमाम उपकरण यहां पर देख सकते हैं, जहां पर हाई जंप लिया जाता है, वो गद्दे यहां पर रखे हुए हैं, वॉलीबॉल खेला जाता है, जहां पर फील्ड बनाई गई है ट्रेनिंग लेने के लिए। मिलिट्री में, सेना में भर्ती होने वाले बच्चों की ट्रेनिंग इसी जगह पर होती थी। ये जो सफेद रंग का मकान आपको नजर आ रहा है, जिसके नीचे ब्लू रंग की पट्टी नजर आ रही है, इसी 2 मंजिला मकान से मुन्ना यादव अपनी ट्रेनिंग स्कूल के कार्यालय को चलाया करता था। बड़ा बोर्ड यहां पर लगा हुआ था, लेकिन गिरफ्तारी के बाद मुन्ना यादव और रमेश यादव की इस बोर्ड को हटा दिया गया है। यहां पर इस इलाके में एक दबंगई चलती है जिसमें मुन्ना यादव का नाम लिया जाता था, क्योंकि वो मिलिट्री की ट्रेनिंग देता था। बहुत सारे लड़के यहां पर रोहतास जिले से, दरभंगा जिले से, गया जिले से, औरंगाबाद जिले से आते थे, जिनको सेना में भर्ती होना था। छपरा, आरा, इस जिले के भी लड़के यहां पर आते थे। यानी दक्षिण बिहार के जितने भी जिले हैं और शाहबाद के जितने भी जिले हैं, वहां के लड़के यहां पर आते थे, ट्रेनिंग लेते थे। लेकिन इन लड़कों को भड़काया गया, वीडियो बनाया गया। इस वीडियो के अंदर ये बातें बताई गई कि जो ट्रेनिंग आप लोग ले रहे हैं वो बेकार चली जाएगी। गंज इलाके का यही वो ग्राउंड है जहां पर एक आरोपी जिसका नाम मुन्ना राज यादव उर्फ विजय सिंह यादव, जिसका वो बेटा था, वो मुन्ना राज यादव यहां पर अपनी ट्रेनिंग चलाया करता था। और इस ट्रेनिंग कैंप का नाम था मुन्ना बोल्ट ट्रेनिंग कैंप। और ये बोल्ट ट्रेनिंग कैंप के अंदर वो मिलिट्री के उन अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग देता था जो मिलिट्री में जाना चाहते हैं, यानी भारतीय सेना में जाकर जो देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, उन अभ्यर्थियों को ये जो मुन्ना यादव है वो ट्रेनिंग दिया करता था। और इसी ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर ट्रेनिंग देने का काम मुन्ना यादव किया करता था। मुन्ना यादव को गिरफ्तार किया गया है। मुन्ना यादव के कई वायरल मैसेजेस जो है वो पुलिस ने जब्त किए हैं। जिन जिन कोचिंग सेंटर ने युवाओं को भड़काया था, वहां पुलिस अब रेड मार रही है। इस लिस्ट में शामिल है एस रहमान, जो खुद को दरोगा गुरु कहलवाते हैं। बिल्कुल 100% प्रधानमंत्री गलत कर रहे हैं। ये अब प्रमाणित हो गया कि मोदी है तो मुमकिन है अब सेना का भी प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। सेना में जो गंदगी नहीं थी, उस गंदगी को लाने का प्रयास हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। ट्रेन रोक सकते हैं आप, क्योंकि आपकी जिंदगी रोकी जा रही है। गुरु रहमान के इस कोचिंग सेंटर के ऊपर अनियमितता बरतने और साथ में उपद्रव में लोगों को भड़काने के आरोप में बिहार पुलिस रेड कर रही है। और इसीलिए उनकी एकेडमी के ठीक बाहर सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती की गई है। उसके अलावा जो यहाँ पर कोचिंग सेंटर है, यहाँ पर करीबन 700 बच्चे पढ़ते हैं और ये अदम्य अदिति गुरुकुल के नाम से जाना जाता है। ये सिविल सर्विसेज के तैयारी करवाते हैं। जो लेफ्ट साइड पर है वो रहमान सर हैं और साथ में राइट साइड में मुन्ना सर हैं। और यहाँ पर इस समय पूरे मामले की जांच की जा रही है। यहाँ पर बिहार पुलिस ने आवाजाही के लिए पूरी तरीके से रोक दिया है, अंदर कोई भी जा नहीं सकता। और जो अंदर ऑफिसेज और साथ में शॉप्स थी उनको बंद करवा दिया गया है। इसमें पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया गया है। हम आपको ये भी बता दें कि डीआईजी रेलवेज के मुताबिक उन्होंने कहा है कि दानापुर में हुई हिंसा के मामले में जो व्हाट्सएप मैसेजेस और साथ में जो मैसेजेस के साथ साथ जो डिटेल्स थी, उनके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जा रही है। ट्यूशन सेंटर, कोचिंग सेंटर्स और जो बाकी एरियाज हैं वहां पर उन्हें देखकर अरेस्ट करना शुरू कर दिया गया है और आने वाले समय में उसमें और अरेस्टिंग होगी। वीडियो एविडेंसेस के आधार पर यहाँ पर जो फुटेज है, उसके अलावा जो फोटोग्राफ्स हैं उसे मैच करवाया जा रहा है यहाँ के रजिस्टर के मुताबिक, ताकि उन लोगों की गिरफ्तारी की जा सके जिन्होंने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और दानापुर से के साथ साथ पटना में अलग अलग जगहों पे तोड़फोड़ की। अग्निवीर को लेकर जो फेक नैरेटिव सेट किया गया, जो एजेंडा चलाया गया, उसमें सबसे बड़ा रोल सोशल मीडिया का है, जिस पर अब साइबर सेल की डेल्टा टीम की नजर है। जो लोग अग्निपथ योजना पर अफवाह फैला रहे हैं, माहौल खराब कर रहे हैं, वो सावधान हो जाएं, क्योंकि उनकी एक एक पोस्ट पर नजर रखी जा रही है। यहाँ पर 24 घंटे यहाँ के एसपी के सुपरविजन में जो यहाँ पर टीम डेल्टा है वो काम कर रही है और
मॉनिटर के साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, टेलीविजन चैनल्स, उसके अलावा जो यहाँ के लोकल चैनल्स हैं, लोकल प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सब को पूरी तरह से ये उनको मॉनिटर कर रही हैं। वजह यह है कि पिछले 3 दिनों में र्यूमर मॉन्गरिंग सबसे ज्यादा हुई, जिसकी वजह से औपचारिक तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा बताया गया कि 35 व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, उनको ब्लॉक किया गया। यहां तक कि बिहार सरकार ने भी 3 से 4 ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें ब्लॉक किया। टेलीग्राम, जो कि एक तरीके सेफ मोड और सेफ टूल के तौर पर जिसका इस्तेमाल इस समय दंगाई कर रहे थे, एस्पिरेंट कर रहे थे, जिन्होंने ये दंगा भड़काया, उनकी लोकेशंस और वो करना बहुत डिफिकल्ट था, इसी वजह से इसका वो इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो रही हर एक गतिविधि का पूरा ब्यौरा यहाँ पर मल्टी एजेंसी सेंटर के साथ इसको साझा किया जा रहा है। इस पे अभी थोड़ी देर पहले जो अलग अलग पोस्ट थे, जिसमें भड़काऊ पोस्ट काफी सारे हैं, उनको ट्रैक करना, उनकी आईपी एड्रेस लोकेट करके, मतलब उनके मोबाइल तक पहुंच जाना और उनको बिल्कुल जीरो इन करना, ये एक सबसे बड़ी चुनौती। देखिए, हाँ, हमारी चुनौती सबसे पहले ये है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको, ये वाला पोस्ट है, इस पोस्ट पे लिखा हुआ है, हालांकि ये जो फोटो जहां से अपलोड हुई या फिर किसी और जगह से किया गया, उन सबको मॉनिटर कर रहे हैं। सारी मॉनिटरिंग हो रही है हमारे यहाँ, और हम लोग उसमें जो भी ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है उस पर जो भी लीगल एक्शन हो सकता है वो हम लोग कर रहे हैं। ऐसे सभी लोग जो कि र्यूमर मॉन्गरिंग कर रहे हैं अपने मोबाइल से या फिर व्हाट्सएप या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, सब पर आपकी नज़र है? सब पे नज़र है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे एलिमेंट्स को कैसे टेक्निकली और लीगली न्यूट्रलाइज किया जाए। और इसीलिए ये पूरी तैयारी है टीम डेल्टा की, ईयू यूनिट की और साथ में बिहार पुलिस की, ताकि जो र्यूमर मॉन्गरिंग कर रहे हैं 3 दिन से जो करीबन 500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, कुल मिला के करीबन 200 के लगभग एफआईआर दर्ज हुई और 850 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद भी जो अभी भी अफवाह फैला रहे हैं या फिर मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बिहार पुलिस ने सख्ती से कदम उठाते हुए ये टीम डेल्टा और साथ में ऐसी कंट्रोल यूनिट्स को तैयार किया है। जिसने हिंसा भड़काने की साजिश रची, जिस कोचिंग से ट्रेन जलाने की ट्रेनिंग मिली, जिस सरजी ने पत्थरबाजी की प्लानिंग की, उनमें से कोई नहीं बचेगा। पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है, सजा बराबर मिलेगी। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, उत्तर प्रदेश में अग्निपथ स्कीम के विरोध में अब तक 525 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सबसे अधिक गिरफ्तारी बलिया जिले में हुई है। जौनपुर और अलीगढ़ जिले में गिरफ्तारी के मामले में दूसरी पोजीशन पर हैं। गाजीपुर, चंदौली और वाराणसी और मथुरा जिले में भी उपद्रवियों की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी हुई है। पूरे यूपी में अग्निपथ स्कीम के विरोध के मामले में अब तक 46 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। आज की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मूसेवाला को मारने वाले 2 मुख्य शूटर्स गिरफ्तार कर लिए गए हैं। शूटर के पास से कई घातक हथियार भी बरामद किए गए हैं, वही हथियार जिससे सिंगर मूसेवाला को मारा गया। जांच में जो बात सामने आई उसके मुताबिक सिद्धू की हत्या के पीछे 2 मॉड्यूल काम कर रहे थे। शूटर्स की 2 टीमें साजिश को अंजाम देने में जुटी हुई थी। शूटर्स को कनाडा से ऑर्डर मिल रहा था। हत्या की प्लानिंग कई महीने पहले ही कर ली गई थी, लेकिन इसे एग्जीक्यूट सही समय देखकर किया गया। खुलासा तो यह भी हुआ कि सिद्धू की हत्या करने के लिए एक बैकअप प्लान भी बना था, लेकिन वो प्लान क्या था और इस पूरी साजिश को अंजाम कैसे दिया गया, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। ये वही हथियार हैं जिनसे निकली गोलियों ने सिंगर सिद्धू मूसेवाला की जान ले ली। इन्हीं हथियारों से सिद्धू मूसेवाला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। लेकिन सिंगर सिद्धू मूसेवाला को मारने वाले कातिलों की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। सिंगर मूसेवाला मर्डर केस में दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मूसेवाला को मारने वाले 2 मेन शूटर्स अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। सिंगर सिद्धू मूसेवाला पर गोली चलाने वाला मुख्य शूटर प्रियव्रत फौजी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। मूसेवाला को गोलियों से भून देने वाला ये वही मुख्य शूटर है जिसे पकड़ने के लिए 3 राज्यों की पुलिस ने दिन रात एक कर दिया था। पुलिस ने प्रियव्रत को गुजरात से गिरफ्तार किया है। सिद्धू को मारने के बाद यह हत्यारा गुजरात के एक खंडरनुमा मकान में छिपकर बैठा था। लेकिन आखिरकार प्रियव्रत उर्फ फौजी अब दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। मूसेवाला मर्डर केस की गुत्थी अब सुलझने वाली है। दिल्ली पुलिस ने कई बड़े खुलासे किए हैं। हत्या को अंजाम देने के लिए एक बड़ी प्लानिंग हुई थी। सिद्धू को मारने वाले 6 शूटर्स को प्रियव्रत फौजी ही लीड कर रहा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मूसेवाला मर्डर केस में 2 मेन शूटर समेत कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसे एक बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है। शूटर प्रियव्रत फौजी
शूटर कशिश उर्फ कुलदीप और केशव व पुलिस की गिरफ्त में है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में खतरनाक हथियार बरामद किए हैं, जिसकी जानकारी खुद दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल कमिश्नर एचजीएस धालीवाल ने दी। 3 उसमें से जो हमारा वो था कि 3 शूटर जो थे वो वही निकले, रूपा, मन्नू और प्रियव्रत फौजी। इनसे रिकवरीज जो हुई हैं वो है 8 हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड्स अलॉन्ग विद अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर। और ये जो HE-36 ग्रेनेड्स थे, देवर फॉर यूज विद ग्रेनेड लॉन्चर्स। ये ग्रेनेड लॉन्चर AK-47 राइफल पे भी माउंट हो सकता था। 9 इनसे इलेक्ट्रिक डेटोनेटर मिले हैं। एक असॉल्ट राइफल मिली है विद 20 राउंड्स। 3 सोफिस्टिकेटेड स्टार पिस्टल्स मिले हैं ऑफ .30 बोर। 36 राउंड इनसे 7.62 mm स्टार पिस्टल्स के मिले हैं और एक पार्ट AK सीरीज असॉल्ट राइफल का मिला है। जो अभी तक हमें इस्टेब्लिश हुआ है, जो इंसिडेंट में यूज़ हुई है वो एक AK सीरीज़ की असॉल्ट राइफल हुई है। मल्टीपल पिस्टल्स यूज़ हुए हैं और ये जो ग्रेनेड्स वगैरह इन्होंने रखे हुए थे ये भी इनके पास थे और पिस्टल्स भी इनके पास रिजर्व थे जो हमने रिकवर किए हैं। तो ये इंसिडेंट में इन्होंने बैकअप के लिए रखे थे कि अगर बाय चांस कुछ ऐसा होता है कि इनकी पिस्टल से या ऑटोमेटिक वेपन से बात नहीं बनती तो इन्होंने ये ग्रेनेड भी इस इंसिडेंट में यूज करने थे। दिल्ली पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सिंगर मूसेवाला की हत्या की प्लानिंग बेहद ही शातिर तरीके से की गई थी। मूसेवाला हत्याकांड में 2 मॉड्यूल शामिल थे। सिद्धू को मारने वाले शूटर्स 2 गाड़ियों में सवार होकर आए थे। 3 शूटर बोलेरो गाड़ी में आए थे, जबकि अन्य 3 कोरोला गाड़ी में सवार थे। बोलेरो गाड़ी को कशिश चला रहा था और उसे प्रियव्रत फौजी लीड कर रहा था, जबकि कोरोला गाड़ी में मनप्रीत, मनु और जगरूपा एक साथ बैठे हुए थे। सिद्धू जैसे ही घर से निकले तो वहां मौजूद केकड़े ने शूटर्स को मुखबिरी कर दी, जिसके बाद शूटर्स ने सिद्धू की गाड़ी का पीछा किया और रास्ता ब्लॉक करके एक साथ 6 शूटर्स ने सिद्धू पर फायरिंग शुरू कर दी। यही नहीं, इन दोनों मॉड्यूल को सीधे कनाडा में बैठकर गोल्डी बराड़ और विक्रम बराड़ ऑपरेट कर रहे थे। शुभदीप सिद्धू अपने घर से निकले, जैसा कि ऑलरेडी पंजाब पुलिस ने बताया ही है कि एक संदीप केकड़ा नाम का व्यक्ति है जिसने इनिशियल इंटीमेशन दी कि उनकी मूवमेंट हुई है और उनके साथ कोई उस टाइम सिक्योरिटी नहीं थी और उनके 2 फ्रेंड्स थे। तो उसी टाइम इनको इंस्ट्रक्शन आती है, क्योंकि ये लोग कई दिन से मल्टीपल रेकीज कर चुके थे। तो जब इनको पता चला कि कोई सिक्योरिटी साथ नहीं है तो इन्होंने उनकी गाड़ी को पीछा किया। कोरोला ने गाड़ी को ओवरटेक करते हुए मनप्रीत, मन्नू ने AK-47 फायर करी। तो उस बर्स्ट में जो सिद्धू मूसेवाला थे उनको गन शॉट्स लगे और उनकी थार वहीं पे रुक गई और कोरोला से फिर ये दोनों उतरे और पीछे जो बोलेरो थी वो भी टेल कर रही थी, उसमें से भी ये 4 जो शूटर थे दूसरे मॉड्यूल के ये उतरे। तो 6 के 6 लोगों ने वेपन्स यूज़ किए, फायरिंग करी, मल्टीपल राउंड्स फायर हुए, जिसका ऑलरेडी खाका जो है वो पंजाब पुलिस ने मीडिया के साथ शेयर किया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।